आज का जो हमारा विषय है, हम 17वीं सदी के एक ऐसे दार्शनिक के विचारों को डिकोड कर रहे हैं जिनका नाम है जॉन लॉक, जिन्हें आमतौर पर दुनिया फादर ऑफ लिबरलिज्म या उदारवाद के जनक के रूप में जानती है। बिल्कुल। और आज इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें लॉक की जो महान रचना है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट और उनका जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है उसकी तह तक जाना है और ये समझना है कि आज जिन चीजों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम मानकर चलते हैं, जैसे लोकतंत्र हो गया या मानवाधिकार, हाँ, या ऐसी सरकारें जिनकी शक्तियां सीमित हैं, तो ये सब आखिर कैसे एक अकेले व्यक्ति के दिमाग की उपज थी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये विचार कोई पुरानी धूल फांकती किताब में बंद उबाऊ सिद्धांत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो जिंदा विचार हैं जिनकी बुनियाद पर आज के आधुनिक प्रजातंत्र और संवैधानिक सरकारों की पूरी इमारत खड़ी है। मतलब इन विचारों को अगर करीब से देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि उन्होंने सिर्फ किसी राजनीतिक ढांचे या सत्ता की बात नहीं की, उन्होंने इंसान के स्वभाव और समाज के बनने की प्रक्रिया पर बात की है। और सत्ता की जवाबदेही पर ऐसे बेबाक विचार रखे जो आज सदियों बाद भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से उठाते हैं। राजनीति पर आने से पहले उनके दर्शन शास्त्र के एक बेहद दिलचस्प सिद्धांत को समझते हैं। लॉक ने अपनी एक रचना थी एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उसमें अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म का सिद्धांत दिया था। हाँ, एम्पिरिसिज्म, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि जन्म के समय इंसान का दिमाग एकदम एक खाली स्लेट की तरह होता है, जिसे उन्होंने लैटिन भाषा में ताबुला रासा कहा था। एग्जैक्टली, ताबुला रासा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान जन्म से अपने दिमाग में कोई भी ज्ञान, कोई विचार या कोई पूर्वाग्रह लेकर पैदा नहीं होता। जो कुछ भी हम इस दुनिया में सीखते हैं या जो भी हमारी धारणाएं बनती हैं, वो सब हमारी 5 इंद्रियों के अनुभव से आती हैं। और इस बात को अगर उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये दर्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था, क्योंकि उस समय ना तर्कवाद यानी रैशनलिज्म का बड़ा बोलबाला था, जो ये मानता था कि कुछ ज्ञान पहले से ही होता है। हाँ, एप्रियोरी नॉलेज जिसे कहते हैं। मतलब इसे अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें तो जैसे किसी नए स्मार्टफोन में पहले से ही कुछ एप्स इंस्टॉल होकर आते हैं ना, क्या उस समय वैसा माना जाता था कि जन्म से ही दिमाग में कुछ बातें फिक्स होती हैं? ये एकदम सटीक उदाहरण दिया है। उस समय यही माना जाता था कि इंसान के दिमाग में जन्म से ही कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या जन्मजात विचार होते हैं। लेकिन लॉक ने उसको नकार दिया। बिल्कुल, लॉक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ खाली स्लेट है। अब इस दार्शनिक विचार को राजनीति के चश्मे से देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो टैबुला रासा का विचार था, इसने सियासत में तो एक भूचाल ही ला दिया था। हाँ, क्योंकि अगर इंसान जन्म से कोई ज्ञान या विशेष गुण लेकर नहीं आता, तो इसका सीधा और तार्किक अर्थ ये भी निकलता है कि कोई भी इंसान जन्म से शासक या राजा होने का अधिकार लेकर पैदा नहीं होता। कोई भी खून राजसी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और ये विचार उस समय की सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था की जड़ों पर एक करारा प्रहार था। और ये वाकई हैरान करने वाला है। मैं सोच रही थी कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कैसे पूरी की पूरी राजनैतिक व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। और उस दौर में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स यानी राजाओं के दैवीय अधिकारों का कैसा अंधविश्वास था। लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि राजाओं को ईश्वर ने सीधे आसमान से राज करने के लिए भेजा है। उस समय के एक काफी मशहूर विचारक थे रॉबर्ट फिल्मर। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब आई थी पैट्रियार्का, जिसमें उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया था। हाँ, फिल्मर का तर्क काफी अजीब था आज के हिसाब से। उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक परिवार में पिता का अपने बच्चों पर प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी तरह एक राजा का अपनी प्रजा पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है। यानी राजा पिता है और प्रजा उसके बच्चे। और यहीं पर जॉन लॉक ने अपनी सबसे धारदार वैचारिक तलवार चलाई। बिल्कुल, अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, उसके पहले ही भाग में लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर के इस पितृसत्तात्मक राज्य और प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी। लॉक का तर्क बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक था। उन्होंने कहा कि एक पिता अपने बच्चे को निर्देश दे सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बच्चा अवयस्क होता है, न समझ होता है। लेकिन प्रजा कोई बच्चा नहीं है। प्रजा में वयस्क और समझदार इंसान शामिल हैं।
इसलिए किसी भी वयस्क व्यक्ति पर शासन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है उस व्यक्ति की सहमति या उसकी कंसेंट। एग्जैक्टली, कंसेंट। बिना सहमति के कोई भी शासन वैध या लीगल हो ही नहीं सकता। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि लॉक ने शासन की पूरी जिम्मेदारी और ताकत ईश्वर के हाथों से निकालकर सीधे आम इंसान के हाथों में रख दी, सीधे जनता के हाथ में। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर इंसान जन्म से स्वतंत्र है और सब बराबर है, तो फिर ये शासन, ये सरकार, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए लॉक हमें समय में बहुत पीछे ले जाते हैं, एक ऐसी काल्पनिक स्थिति में जिसे वो प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंसान के मूल स्वभाव को देखने का एक नजरिया है। जब इस स्टेट ऑफ नेचर की बात होती है तो इसकी तुलना अक्सर थॉमस हॉब्स नाम के एक और महान विचारक के विचारों से की जाती है। हॉब्स, जो लॉक से कुछ ही समय पहले हुए थे, उनका मानना था कि अगर सरकार या पुलिस न हो तो इंसान एक खूंखार जानवर की तरह है। हाँ, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था तो बिल्कुल सभी के विरुद्ध सभी के युद्ध वाली थी, जहाँ हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा है, जीवन बहुत छोटा है और स्वार्थी है। लेकिन जॉन लॉक का नजरिया हॉब्स से बिल्कुल उलट था। लॉक ने कहा कि इंसान इतना भी बुरा नहीं है। उनके अनुसार ये प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक जरूर नहीं थी, मतलब वहां कोई सरकार या संसद नहीं थी, लेकिन वो अवस्था सामाजिक जरूर थी। बिल्कुल। लोग आपस में लड़खड़ नहीं रहे थे, बल्कि ये पारस्परिक शांति, सहयोग और सद्भावना की अवस्था थी। इसमें लोग पूरी तरह स्वतंत्र थे और एक दूसरे के समान थे। इस शांति के पीछे का कारण क्या था? लॉक का मानना था कि ये प्राकृतिक अवस्था कोई अराजकता नहीं थी, बल्कि ये प्राकृतिक नियमों से, यानी लॉ ऑफ नेचर से चलती थी। और लॉक कहते हैं कि इंसान के पास तर्क है, रीजन है, जो उसे ईश्वर से मिला है, और ये तर्क ही उसे बताता है कि क्योंकि हम सब समान हैं और स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसी तर्क से जन्म होता है लॉक के उस सबसे महान योगदान का, जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। मेरा मतलब है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। बिल्कुल। लॉक ने पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर दी कि हर व्यक्ति को जन्म से ही कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो प्रकृति ने दिए हैं। कोई राजा, कोई सरकार या कोई सत्ता उन्हें छीन नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने वो अधिकार दिए ही नहीं हैं। इसमें 3 अधिकार सबसे प्रमुख थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सबसे अहम संपत्ति का अधिकार। और यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि लॉक के दर्शन में संपत्ति का अधिकार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि संपत्ति के अधिकार के भीतर ही इंसान का जीवन और उसकी स्वतंत्रता भी शामिल है। अगर आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, तो आपका जीवन और आपकी आजादी भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि ये संपत्ति बनती कैसे है? प्रकृति ने तो सब कुछ सबको दिया है। यहीं पर लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत यानी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का निर्माण किया था। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक घने जंगल में चल रहा है, वहां एक सेब का पेड़ है और वो पेड़ प्रकृति का हिस्सा है, यानी वो सबका है। हाँ, लेकिन जब एक इंसान उस पेड़ तक चलकर जाता है, अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी ऊर्जा लगाता है और उस सेब को तोड़ता है, तो वो उसमें अपना श्रम यानी अपनी मेहनत मिला देता है। और लॉक कहते हैं कि जैसे ही इंसान ने उस प्राकृतिक वस्तु में अपनी मेहनत मिला दी, वो वस्तु अब पूरे समाज की नहीं रही, वो उसकी निजी संपत्ति बन गई। ये काफी शक्तिशाली विचार है, लेकिन इसे लेकर सियासत और दर्शन शास्त्र में भारी बहस भी हुई है। बिल्कुल हुई है। जैसे C.B. मैकफर्सन जैसे आधुनिक विचारकों ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म में लॉक के इस संपत्ति वाले सिद्धांत का काफी गहरा विश्लेषण किया है। मैकफर्सन का नजरिया थोड़ा आलोचनात्मक है। उनका तर्क है कि लॉक ने ये पूरी प्राकृतिक अवस्था और अधिकारों की कहानी गढ़ी ही इसलिए थी ताकि वो संपत्ति इकट्ठा करने को सही ठहरा सके, जिसे मैकफर्सन पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इसे अगर थोड़ा खोलकर समझा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान खुद को अपनी क्षमताओं और अपनी संपत्ति का इकलौता मालिक मानता है
और वो समाज का कोई कर्जदार नहीं है। सही पकड़ा आपने। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस अलग अलग नजरिए रख रहे हैं। मैकफर्सन का मानना था कि लॉक के इस पूरे वैचारिक ढांचे का मुख्य काम असल में उभरते हुए पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना था। उनके अनुसार लॉक ये कहना चाहते थे कि समाज या राज्य का एकमात्र उद्देश्य उस संपत्ति की रक्षा करना है जो अमीरों ने अपनी मेहनत से जमा की है। हालांकि जेम्स टल्ली जैसे अन्य विचारक मैकफर्सन की इस आलोचना से पूरी तरह सहमत नहीं होते। वो लॉक को केवल पूंजीवाद का एजेंट नहीं मानते, बल्कि उस संवैधानिक और जवाबदेह शासन का एक सच्चा पैरकार मानते हैं। ये भी एक तथ्य है कि दुनिया के हर विचारक ने लॉक के इन प्राकृतिक अधिकारों को गले नहीं लगाया। कई कड़े विरोधी भी थे। उदाहरण के लिए उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म के काफी बड़े समर्थक थे जेरेमी बेंथम। हाँ, बेंथम को लॉक के ये प्राकृतिक अधिकार बिल्कुल हजम नहीं हुए थे। उन्होंने इन अधिकारों की काफी तीखी आलोचना की थी और इन्हें बकवास से बढ़कर बकवास या नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स करार दिया था। और बेंथम का तर्क अपनी जगह काफी तार्किक था। उनका कहना था कि अधिकार हमेशा कानून से पैदा होते हैं। जहां कानून नहीं वहां अधिकार कैसा? बेंथम के लिए ये सोचना ही हास्यास्पद था कि समाज और सरकार के बनने से पहले किसी प्राकृतिक अवस्था में इंसानों के पास कोई अधिकार हो सकते हैं। इसी तरह की आलोचना एडमंड बर्क और जॉन जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने भी की थी। रूसो को तो यहां तक मानना था कि निजी संपत्ति का विचार ही समाज में सारी असमानता और बुराइयों की जड़ है, जबकि लॉक इसे इंसान का सबसे पवित्र अधिकार बता रहे थे। तो एक तरफ लॉक के समर्थक हैं जो इन अधिकारों को इंसानियत की बुनियाद मानते हैं, और दूसरी तरफ उनके आलोचक जो इसे महज खोरी कल्पना मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लॉक की कहानी में ही आगे बढ़ें तो एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर लॉक की प्राकृतिक अवस्था इतनी ही बेहतरीन थी, सब लोग तर्कशील थे, शांति से रह रहे थे, कोई किसी को मार नहीं रहा था, तो फिर सरकार बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत आन पड़ी थी ये सरकार बनने की? पुलिस, अदालत और जेल बनाने की क्या जरूरत थी? ये वाकई एक बहुत ही जायज सवाल है, और यही वो बिंदु है जहां से सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। लॉक ये मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण तो थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ी व्यावहारिक असुविधाएं थीं। मुख्य रूप से 3 बड़ी कमियां थीं। हाँ, पहली कमी ये थी कि वहां कोई स्पष्ट लिखा हुआ और सर्वमान्य मानव निर्मित कानून नहीं था। हर इंसान अपने अपने हिसाब से प्राकृतिक नियमों की व्याख्या कर सकता था। और दूसरी कमी ये थी कि अगर 2 लोगों के बीच उस सेब को लेकर या किसी भी संपत्ति को लेकर विवाद हो जाए तो फैसला कौन करेगा? कोई निष्पक्ष संस्था या जज तो था ही नहीं। हर इंसान अपने ही मामले में खुद जज बन बैठा था, जिससे पक्षपात होना तय था। और तीसरी सबसे बड़ी कमी ये थी कि अगर कोई इंसान नियम तोड़ता है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे दंड देने या सही नियमों को लागू करने वाली कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। सजा देने का काम भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता था जिसके साथ गलत हुआ है। अब कमजोर व्यक्ति तो ताकतवर को सजा दे नहीं पाएगा। तो इन्हीं 3 बड़ी असुविधाओं, कानून का ना होना, जज का ना होना और सजा देने वाली शक्ति का ना होना, इनसे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। एक सामाजिक समझौता। और यहीं पर लॉक हॉब्स से एक बार फिर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। हॉब्स के मामले में क्या होता है? हॉब्स के मामले में जब लोग समझौता करते हैं तो वो डर के मारे अपने सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान राजा को सौंप देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो चाहो करो, बस हमारी जान बचा लो। लेकिन लॉक के सामाजिक समझौते में लोग अपने सारे अधिकार नहीं छोड़ते। इंसान केवल और केवल कानून बनाने, फैसला करने और दंड देने का अधिकार समाज को सौंपता है। बाकी के जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, वो हमेशा व्यक्ति के पास ही सुरक्षित रहते हैं। कोई सरकार उन्हें छीन नहीं सकती। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए आधुनिक समय का एक बहुत ही शानदार उदाहरण काम आता है। जॉन लॉक ने सरकार को एक ट्रस्ट या एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी LLC की तरह माना। एकदम सही। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई भाग्य विधाता या मालिक नहीं है। सरकार महज एक संस्था है, एक मैनेजर है जिसे जनता ने कुछ खास काम सौंपे हैं, जैसे सुरक्षा करना, विवाद सुलझाना। और सबसे अहम बात, ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर कोई ट्रस्टी अपना काम ठीक से नहीं करेगा, चोरी करेगा या लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगा, तो ट्रस्ट को खत्म किया जा सकता है। इसी विचार को आज हम सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट और सहमति का शासन कहते हैं। लॉक के अनुसार सरकार या राज्य का स्वरूप एक रात्रि प्रहरी या नाइट वॉचमैन जैसा होना चाहिए।
एक चौकीदार का काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ ये देखना है कि बाहर से कोई हमला ना हो और अंदर के लोग शांति से अपना काम कर सकें। वो आपके घर के अंदर आकर ये नहीं बताता कि आपको क्या खाना है या कैसे जीना है। इसे राजनीति विज्ञान में अहस्तक्षेपवादी राज्य या लेज़े-फेयर स्टेट भी कहा जाता है। सरकार का काम लोगों की आज़ादी को सुरक्षित रखना है, उनके निजी जीवन में दखलंदाजी करना नहीं। और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इस ट्रस्ट को बेईमान होने से बचाने के लिए लॉक ने सरकार की शक्तियों को सीमित करने के उपाय भी सुझाए। उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स की नींव रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून बनाने वाली शक्ति यानी विधायिका और कानून लागू करने वाली शक्ति यानी कार्यपालिका को अलग-अलग हाथों में होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा और वही लागू करेगा तो वो तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। बाद में इसी विचार को फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में और भी विस्तार दिया। लॉक की एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है जो इस पूरी सोच को समेट लेती है। जहां विधि समाप्त होती है वहां निरंकुशता आरंभ होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं where law ends tyranny begins। कानून ही इंसान की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लॉक के विचारों का ये हिस्सा जितना तार्किक और व्यवस्थित है, उनका अगला विचार उतना ही ज्यादा उग्र और क्रांतिकारी है। चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि सरकार एक ट्रस्ट है, उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई हैं, शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लेकिन इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि सत्ता अच्छों को भ्रष्ट कर देती है। बिल्कुल। अगर वो चुनी हुई सरकार निरंकुश हो जाए तो क्या होगा? अगर वो कानून बनाने वाली संस्था खुद ही नागरिकों की संपत्ति छीनने लगे या उनकी जीवन के लिए खतरा बन जाए, तब आम इंसान क्या करेगा? और यही वो मोड़ है जहां ये वैचारिक चर्चा अपने सबसे रोमांचक शिखर पर पहुंचती है। 17वीं सदी में जहां राजा के खिलाफ बोलने का मतलब सीधा मौत की सजा होती थी, वहां जॉन लॉक ने एक ऐसा विचार दिया जो किसी वैचारिक बॉम्ब से कम नहीं था। उन्होंने जनता को क्रांति का अधिकार दे दिया, राइट टू रेवोल्यूशन। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार जनता के अधिकारों, खासकर उनकी संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहती है या जनता का विश्वास तोड़ देती है, तो उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं था, बल्कि लॉक इसे जनता का पूर्ण अधिकार और यहां तक कि उनका कर्तव्य मानते हैं। लॉक ने इस बगावत को एक बहुत ही काव्यात्मक और शक्तिशाली नाम दिया, अपील टू हेवन, यानी स्वर्ग से प्रार्थना। इसका अर्थ ये है कि जब धरती पर न्याय मांगने के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब शासक ही अत्याचारी बन जाएं और कोई अदालत आपकी ना सुने, तब जनता ईश्वर को साक्षी मानकर उस सरकार के खिलाफ हथियार उठा सकती है, विद्रोह कर सकती है और उस सरकार को उखाड़ फेंककर एक नई सरकार बना सकती है। और ये सिर्फ कागजों पर लिखी गई किताबी बातें नहीं थीं। इन विचारों ने दुनिया के नक्शे और इतिहास को सचमुच बदल कर रख दिया। लॉक की किताब टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट ने 1688 में इंग्लैंड में हुई गौरवमयी क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन को एक बहुत बड़ा वैचारिक आधार दिया। ये वो क्रांति थी जिसमें बिना खून की एक भी बूंद बहाए एक निरंकुश राजा को सत्ता से हटा दिया गया और संसद की शक्ति को राजा से ऊपर स्थापित कर दिया गया। लॉक के विचारों ने इस बगावत को पूरी तरह से सही ठहराया। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, इस वैचारिक भूकंप की लहरें अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका तक पहुंची और वहां एक नई दुनिया की नींव रखी। अगर हम अमेरिकी संविधान और उनकी आज़ादी की लड़ाई को देखें तो वहां थॉमस जेफरसन और जेम्स मैडिसन जैसे नेताओं पर जॉन लॉक का इतना गहरा असर था कि लगता है जैसे जेफरसन ने लॉक की किताब की नकल कर ली हो। 1776 में जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में जो ऐतिहासिक पंक्तियां लिखीं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें अपने रचयिता से कुछ आहरणीय अधिकार मिले हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। ये सीधे सीधे जॉन लॉक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के विचार की ही गूंज थी। अमेरिका ही नहीं, फ्रांस की क्रांति पर भी इन अधिकारों के सिद्धांत का गहरा असर पड़ा था। लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों के इस मॉडल का समर्थन थॉमस पेन जैसे विचारकों ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना राइट्स ऑफ मैन में किया। लॉक ने दुनिया को एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी कि व्यक्ति समाज और राज्य से ऊपर है। राज्य, सरकार, संसद, पुलिस, ये सब महज एक साधन है, टूल है।
इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है लोगों की सहमति से उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें बदल देना चाहिए। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा के पूरे परिदृश्य को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि लॉक ने व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म की वकालत पूरी ताकत से की। वो राज्य को व्यक्ति के लिए मानते थे, ना कि व्यक्ति को राज्य के लिए। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता या रिलीजियस टॉलरेशन पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि राज्य या सरकार को लोगों के धार्मिक मामलों और आस्था में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि वो राजतंत्र के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो केवल संवैधानिक राजतंत्र का ही समर्थन करते थे, जहां राजा भी कानून के दायरे में रहे। उनके लिए लोकतंत्र या राज्य एक रास्ता है और इंसान की आजादी वो मंजिल जिसे पाना ही सबसे जरूरी है। सदियों पहले जॉन लॉक ने जो ये ढांचा तैयार किया था, वो आज भी दुनिया भर के आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रों की रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। चाहे वो वोट देकर सरकार चुनने का, बहुमत का शासन हो या फिर न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हो, ये सब उसी खाली स्लेट और प्राकृतिक अवस्था वाले विचारों से निकला है। लेकिन जब हम दर्शन और सियासत की इतनी गहराई में उतरते हैं तो हमेशा कुछ ऐसे सवाल भी मिलते हैं जो आसानी से सुलझते नहीं हैं। लॉक के इस पूरे वैचारिक माहौल में एक ऐसा अंतर्निहित विरोधाभास छिपा हुआ है जो आज के समय में भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। आज की इस पूरी चर्चा और जॉन लॉक के विचारों के इस सफर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। एक ऐसी वैचारिक उलझन जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। लॉक के दर्शन में एक अजीब सा टकराव दिखता है। एक तरफ वो पूरी ताकत से ये तर्क देते हैं कि शासन हमेशा बहुमत का होना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की सहमति और उनके बहुमत से ही बनती है। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार हमेशा व्यक्ति के पास होते हैं और दुनिया की कोई भी सरकार या सत्ता उन अधिकारों को नहीं छीन सकती। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन समाज का बहुमत मिलकर पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से वोट देकर किसी एक अकेले व्यक्ति की संपत्ति छीनने का या उसकी आजादी पर पाबंदी लगाने का कानून पास कर दे, तो किसकी जीत होनी चाहिए? क्या उस अकेले व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए क्योंकि वो जन्मजात हैं, या फिर समुदाय के बहुमत की इच्छा और उनके लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान होना चाहिए? क्या आज के आधुनिक लोकतंत्र सदियों के सफर के बाद भी ठीक इसी उलझन और इसी रस्साकशी से नहीं जूझ रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिए।